Hello, all, and welcome to ClatPoint. We will see today's session as February 6th to February 12th news. Now, we have our Achievers batch. We have many batches going on. We have many selections that have happened over 2 years. So, please, if you want to upgrade your CLAT journey, then here is a contact. Please contact us. See what we have to offer for your CLAT preparation and get enrolled. Now, coming to the first case. This is a Delhi High Court case named PO versus VP, and the bench was a single judge bench by Justice Mini Pushkarna. Now, what were the facts of the case? So, there was this earlier case that had happened against a businessman. जब उस केस के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस आर्ग्यूमेंट्स में बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं which might be otherwise derogatory to the person जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं. वो स्टेटमेंट सिर्फ उस केस के दौरान दिए जाते हैं, अदरवाइज दिए जाए तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो जाए. तो अब जब वो केस ख़त्म हो गया, वो सूट फिनिश हो गया, तो वो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने एक और सूट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो पुराना वाला केस था उसके आर्ग्यूमेंट के दौरान हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें कही गई थी जो कि डिफेमेटरी थी. तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज़ के अगेंस्ट केस फाइल किया कि भाई वो केस था, वो बात ठीक है, बट आपने ऐसी चीज़ें बोल दी जो डिफेमेटरी थी. ठीक है, अब डिफेमेशन कहाँ दिया हुआ है? डिफेमेशन दिया हुआ है सेक्शन 499 आईपीसी. ठीक है, और उसका पनिशमेंट है 500 में आईपीसी में. डिफेमेटरी एक टॉर्ट भी है, डिफेमेशन. ठीक है, तो आईपीसी और टॉर्ट दोनों के अंडर कवर होता है. तो इस पे कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने पहली बात तो इसको मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि किसी लॉयर ने किसी ट्रायल के दौरान, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान अगर कुछ भी कहा है तो वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आता है. जैसे हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़ते हैं, जैसे हम लोग एविडेंस के अंदर बहुत सारे प्रिविलेजेस पढ़ते हैं कम्युनिकेशन रिलेटेड, वैसे ही ये भी एक प्रिविलेज है जहाँ पे जो भी लॉयर ने बोला है एक केस के दौरान, बाद में उस लॉयर पे आप केस नहीं कर सकते हैं कि ये डिफेमेशन था. अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाए तो हर केस से एक और केस निकल आए. नाउ लेट्स रीड व्हाट द कोर्ट सेड. द कोर्ट सेड, यहाँ पे है, the court said that statements made by a lawyer during judicial proceedings are conferred with an absolute privilege and no action for defamation, slander or libel can lie against them for advancing their submissions. Complete defense against any allegation of defamation as justice system would be adversely affected if lawyers were to be in fear themselves for any submission or statement made by them during a hearing. कोर्ट ने कहा कि लॉयर्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपना केस नहीं लड़ पाएंगे अगर आप ये उनको बता दें, उनके दिमाग में ये रहे कि अरे अभी तो ये केस हो गया, इसके बाद मेरे ही ऊपर एक केस हो जाएगा, तो अभी तो मैं इस इंसान के लिए केस लड़ रहा हूँ, फिर मैं अपने लिए केस लड़ रहा हूँ. अगर हर लॉयर के दिमाग में यही चलता रहेगा तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपना डिफेंस कभी पेश ही नहीं कर पाएंगे कोर्ट में सही से. Thus, any statement made by a counsel during court hearings, कोर्ट के बाहर नहीं, ठीक है, कोर्ट के बाहर जैसे मिनिस्टर्स के लिए है, एमपीज के लिए है कि आप पार्लियामेंट के बाहर क्या कह रहे हो, वो प्रिविलेज नहीं है. ठीक है, बाय द वेरी स्टेटस ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर, और इस केस में बाय द स्टेटस ऑफ बीइंग अ लॉयर आपको प्रिविलेज नहीं मिल रहा है क्योंकि आप कोर्ट हियरिंग में वो चीज़ बोल रहे हैं या क्योंकि आप पार्लियामेंट में वो चीज़ बोल रहे हैं इन केस ऑफ एमपीज, तो वो प्रिविलेज मिलता है. तो वैसे ही यहाँ पे भी काउंसिल्स को ये प्रिविलेज तब मिलेगा जब वो कोर्ट हियरिंग्स में कुछ भी कह रहे हो. कोर्ट के बाहर निकल के दो चीज़ें सुना दी तो उसमें डिफेमेशन लग सकता है, उसमें प्रिविलेज नहीं मिलेगा. Thus, any statement made by a counsel during court proceeding is a privileged occasion and no counsel can be made liable for any action for libel or slander in respect of a statement made thereto. It is necessary to protect statements made by a lawyer during proceedings as absolute privilege and they cannot be put to trial for defamation on basis of such statement. तो कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें, वरना तो केसेस, पहली बात केसेस कैसे होंगे, लॉयर अपना काम कैसे करेगा, और दूसरी बात
कोर्ट का बर्डन तो बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि हर लॉयर पे 50 केस होंगे जो और बर्डन ऐड करेंगे कोर्ट का. Independence and freedom needs to be accorded to the counsels for putting their case before court with complete liberty without any fear or threat. तो कोई fear और threat नहीं होना चाहिए उनको कि हम अपने क्लाइंट को तो डिफेंड कर लें अभी, लेकिन फिर हमें कोई से नुकसान हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं वो फियर रहेगा, थ्रेट रहेगा कि अरे हमारे पर केस हो सकता है. तो वो लोग अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे. एंड डिफेमेशन का एम्बिट इतना बड़ा होता है कि anything which is said in cross examination or which is asked in a particular manner, वो actually कह सकते हैं कि वो defamation में आ गया. That they may be embroiled in a litigation for any statement made by them in court during judicial proceeding. कोई भी statement पकड़ के जो सामने वाली पार्टी है वो कह देगी कि ये देखिए जी defamation हो गया, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे पे defamation ही फाइल करते रहेंगे once केस इज डन. तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिला हुआ है लॉयर्स को ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट हियरिंग्स, टू बी एबल टू प्रेजेंट देयर डिफेंस प्रॉपरली. Anyway, as per law, as discussed above, the defendant being senior advocate and having made a statement during the course of judicial proceeding would be protected. The statement being in nature of absolute privilege. तो यहाँ पे जिन पे केस फाइल किया गया था वो सीनियर एडवोकेट थे, तो कोर्ट कह रहा है ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है. This court will not go into an exercise as to whether the statement made by counsel was irrelevant in any manner or was made with any malice. तो कोर्ट ये कह रहा है कि हम ये अब बैठ के नहीं देखेंगे कि वो जो स्टेटमेंट था जिससे आपको लग रहा है कि डिफेमेशन हुआ है, हम ये नहीं देखेंगे कि वो इररेलेवेंट था या वो रेलेवेंट था केस से, क्या उन्हें वो स्टेटमेंट उस वक्त बोलने की ज़रूरत थी कि नहीं थी. हम ये सब नहीं देखेंगे. ना ही हम ये देखेंगे कि क्या वो स्टेटमेंट मैलिस के साथ, यानी कि एक बैड हार्ट के साथ, एक बैड पर्पस से वो स्टेटमेंट दिया गया था कि नहीं. कोर्ट ये बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं जाएगा. It added that if every statement made by a lawyer during court proceedings was to be subjected to scrutiny, the system of judiciary would come to a literal halt, as the lawyers would feel constrained in making their submission before the court. कोर्ट ने कहा कि अगर ये परमिट कर दिया गया तो लिटरली ऐसा होगा कि जो जुडिशरी है, जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, ये हॉल्ट पे आ जाएगा, ये रुक जाएगा, क्योंकि जो लॉयर्स हैं वो अपना सबमिशन ही ठीक से नहीं कर पाएंगे. अगर वो लॉयर्स सही से काम नहीं कर पाएंगे तो जजेस सही फैसले कैसे दे पाएंगे. ऑब्वियसली द बेटर द केस इज प्रेजेंटेड, द बेटर इज द जजमेंट एंड द बेटर इज फॉर ईजियर इज फॉर जजेस टू गिव अ जजमेंट ऑन इट. तो जब वही नहीं सही से हो पाएगा, जब आर्ग्यूमेंट्स ही सही से नहीं होंगे, तो जजमेंट्स कैसे सही से आएंगे. तो इस वजह से कोर्ट कह रहा है कि हॉल्ट पे हो जाएगा, रुक जाएगा, लिटरली रुक जाएगा पूरा जुडिशियल सिस्टम. This may interfere and hamper the judicial process in a detrimental manner. The court observed that no malice or motive can be imputed to a senior lawyer for any statement made on instructions from briefing counsel as per General Code of Conduct. अब कोर्ट ने कहा कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम अच्छा चलो ब्रीफिंग काउंसिल को पकड़ो क्योंकि ब्रीफिंग काउंसिल ने कहा था. तो जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको ब्रीफ किया जाता है, जो लॉयर्स होते हैं, बाकी के काउंसिल होते हैं, वो उनको ब्रीफ करते हैं, केस पे तैयार करते हैं, बताते हैं कि ये मैटर है, ऐसे ऐसे इसका इम्पोर्टेंस है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक्सेट्रा. अब इंसान बोला अच्छा ठीक है, सीनियर लॉयर को छोड़ दो, इस ब्रीफिंग काउंसिल को जाके पकड़ते हैं क्योंकि इसने ही बोला था ये ऐसी बात बोलने को सीनियर लॉयर से. आप ये भी नहीं कर सकते. The plaintiff has not been able to make any prima facie case for registering the present plaint and for issuance of summons. In view thereof, it is held that defamatory statement as alleged by plaintiff in this suit is not actionable. Action नहीं लिया जा सकता. हम ये नहीं कह रहे कि defamation था कि नहीं था. बात यह है कि हम action नहीं ले सकते on the ground of absolute privilege. अब आता है केस बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी लॉ कॉलेज. अब इसमें क्या था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी. जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ एंड जस्टिस महेश्वरी. इन लोग ने क्या बोला एक बार हम लोग पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं. तो अक्सर ये होता है कि आफ्टर डूइंग लॉ आपके पास बहुत सारे तरह के ऑप्शंस होते हैं, राइट.
एक ऑप्शन होता है लिटिगेशन, और ऑप्शंस भी होते हैं विच डज नॉट इंक्लूड लिटिगेशन और प्रैक्टिस इन कोर्ट पर से। ऐसा नहीं होता है कि आप कोर्ट जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब अगर ऐसा एक इंसान ऐसी जॉब कर रहा है जहाँ पे उसे कोर्ट जाके प्रैक्टिस नहीं करना होता है, जहाँ उसे ये जो लॉ रिलेटेड लिटिगेशन वर्क है वो नहीं करना है, ठीक है। अब कह लें कि एक इंसान ने ये काम फॉर 10 years फॉर 5 years किया, उसके बाद ही वॉन्ट्स टू स्विच टू लिटिगेशन। क्या ये इंसान को ऐसे ही स्विच करने देना चाहिए, या इनको भी बार काउंसिल का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। वही एग्जाम जो 5th year के बाद दिया जाता है, उस एग्जाम की बात हो रही है, ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो यही क्वेश्चन कोर्ट में उठा कि भाई इतने साल आपने प्रैक्टिस नहीं की, मे बी आप जो प्रिंसिपल्स हैं प्रोफेशन के, या जो तरीका है, जो कोर्ट जिस तरह से फंक्शन करता है, जो लॉ है, अब आपको वो उतना फ्रेश नहीं याद है। ये भी हो सकता है कि इतने में लॉ बदल गया हो, लॉ चेंजेस रियली फास्ट, तो 10 साल का गैप बहुत हुआ, 5 साल का भी अक्सर बहुत हुआ। तो क्या ऐसा इंसान को फिर फौरन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो वापस लिटिगेशन में जा सकते हैं, या उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जाम देना होगा टू लाइक रिफ्रेश ऑल हिज टीचिंग्स। अभी कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा हाँ, जो ऑल इंडिया बार एग्जाम है वो ऐसे लोगों को देना चाहिए है बिफोर कमिंग बैक इनटू द प्रैक्टिस। नाउ लेट्स रीड। A constitution bench, 5 judges bench is constitution bench, 5 and above. A constitution bench of the Supreme Court recommended that an enrolled advocate who has been employed in a non-legal context, ठीक है, वो लीगल काम नहीं कर रहे, वो नॉन लीगल काम कर रहे हैं, इलीगल नहीं, नॉन लीगल, जहाँ पे वो लिटिगेशन से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड काम नहीं कर रहा, फॉर अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। कितने टाइम के लिए ये नहीं एग्जैक्ट पता है, सब्सटैंशियल बोला है, आगे जाके एग्जाम्पल दिया है 5 years का, बट सही का टाइम अभी नहीं बताया गया है। सो नॉन लीगल कॉन्टेक्स्ट फॉर अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, अच्छा खासी वक्त के लिए, वुड बी डीम्ड टू बी अ न्यू एनरोली, हम उसको ये मानेंगे कि वो नया एनरोलमेंट हो रहा है। शुड दे विश टू रिटर्न इन टू लीगल प्रोफेशन, अगर वो लीगल प्रोफेशन में वापस आना चाहते हैं, and would have to regain qualification by taking all India bar exam again. तो उन्हें अपनी वो क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस करने की फिर से करनी पड़ेगी। जैसे आप लॉ जब करते हैं, आपका जब 5 years लॉ खत्म हो जाता है, यू आर नॉट क्वालिफाइड एज एन एडवोकेट। आप एडवोकेट तब बनते हो जब आप वो ऑल इंडिया बार एग्जाम देते हो। 5 year का लॉ खत्म करने के बाद यू बिकम अ लॉयर, नॉट अ रजिस्टर्ड एडवोकेट। तो ऐसे ही यहाँ पे इस इंसान को माना जाएगा कि येस यूर अ लॉयर बट यूर नॉट एन एडवोकेट जो कि कोर्ट में जाके केस प्रेजेंट कर पाए। Court upheld the power of the Bar Council of India to require law graduates to qualify the All India Bar Examination as an eligibility criteria to practice law in India. तो कोर्ट ने कहा हाँ भाई, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो बिल्कुल लॉ ग्रेजुएट्स को ये उसके पास पार है ये कहने की कि पहले ये ऑल इंडिया बार एग्जाम दो AIB, उसके बाद वील से कि हाँ यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। This recommendation was made keeping in mind persons who, despite being enrolled at bar, decide to take another job and come back into the profession after a considerable period of time, at times even post-retirement. अब होता क्या है, we all know कि lawyers का कोई retirement age तो है नहीं, you can practice till 90, 100, जितना भी। Mr. राम जेठमलानी, he practiced for a very very long time. कोई रिटायरमेंट का टाइम नहीं होता है, इट्स व्हेन यू डिसाइड, इफ यू वांट टू डिसाइड कि अच्छा ठीक है भाई अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन जो प्राइवेट जॉब है उसमें तो ये होता है एट 60, 65 व्हाटएवर यू रिटायर। अब इतने साल आपने काम किया नॉन लीगल बैकग्राउंड में, रिटायर होने के बाद आप वापस से लिटिगेशन ज्वाइन कर लेते हो। दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि ये नहीं हो सकता, आप ऐसे प्रोफेशन में वापस नहीं आ सकते। जस्टिस कॉल ने लिखा है, we are inclined to accept the suggestion in principle that appropriate rules can be framed laying down that an enrolled advocate who takes up an employment in a non-legal context for a substantial period of time, say for 5 years, would be deemed to be a new enrollee, and in order to regain qualification, that person would be required to take All India Bar exam once more. आपको वो एग्जाम फिर से क्लियर करना पड़ेगा। We believe that the requirement of an active legal practice and that of an unconnected job are different. जो एक legal practice की requirement है
जो लोग एक्टिवली लिटिगेशन में हैं, और जो ऐसी जॉब है जिसमें लिटिगेशन नहीं है, इनके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. इवन इफ अ पर्सन हैज़ अ लॉ डिग्री और एनरोलमेंट भी है, it does not mean that he has the ability to assist the court. इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोर्ट में आके काम कर सकता है सही सर. He would continue with him if there are long hiatus period of time in some unconnected job. अगर आप इतना लंबा रुके हैं और इतना लंबा आपका कोई एसोसिएशन नहीं रहा है लिटिगेशन से, तो इवन दो आपके पास डिग्री है, इवन दो आप एनरोल्ड लॉयर हैं, एनरोल्ड एडवोकेट हैं, उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो एबिलिटी हो टू असिस्ट द कोर्ट. ही वुड हैव टू होन एंड टेस्ट हिज स्किल्स अफ्रेश. उन्हें फिर से अपनी स्किल्स को होन करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा. Thus, if there is a substantial break, अगर ये ऐसे बीच में ब्रेक हो गया है लिटिगेशन से, norms should be specified by the Bar Council of India that to regain that qualification, the person would be subject to re-examination and would be required to take All India Bar exam once more. ठीक है. अब ये दिस इज मोर ऑफ अ न्यूज़, ये इसमें कोई ये जजमेंट नहीं है, बट जो हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, ही हैज़ बिकम गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश. द इनकम्बेंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश बिस्वा भूषण हरिचंदन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एज गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़. वाई हैव आई इंक्लूडेड दिस इंफॉर्मेशन इज क्योंकि ये सब क्लैट में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि a former Supreme Court judge of India who is now a governor, of the former Supreme Court judge Justice Abdul Nazir is governor of which state, he replaced whom to become governor of Andhra Pradesh. ये सारी चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि न्यूज़ में. So this is it. And वो कहाँ से आए थे जस्टिस नज़ीर को सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लाया गया था? कर्नाटक हाई कोर्ट से. Now these are the new judges that have been appointed. ये सब इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है because clearly there is a rift between the executive and the judiciary, जहाँ पे ये है कि appointment of judges कैसे होना चाहिए. This makes every appointment related to judiciary very important for you all right now. तो इसलिए कौन से judges हैं, कौन कहाँ पे गवर्नर बनाए गए हैं, all this becomes important. Justice Pankaj Mittal, Justice Sanjay Karol, Justice Sanjay Kumar, Justice Amanullah, and Justice Manoj Mishra. These are the 5 judges जो हम लोग के सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं. 2 more have been added, like संडे के बाद, ये इस वाले वीक के बाद जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं. 34 is the sanctioned bench strength. जो अभी बेंच की स्ट्रेंथ है वो हमारी 34 sanctioned है. अब 34 के 34 हो गए हैं. जब ये 5 अपॉइंटमेंट्स हुए थे तो 32 हो गई थी, अभी 2 और हो गए हैं. सो नाउ वी हैव अ फुल सुप्रीम कोर्ट का all the judges and all the benches full. So that's all. Thank you so much, and keep reading, keep learning, and keep knowing law. Thank you. Bye-bye. Hello class and welcome to Clat Point. Now we will be covering everything that has been done in the courts from February 13 to February 28. इसमें वो भी है जो important cases decide हुए हैं इस बीच, और वो भी है जो administrative activities हुई हैं mainly in the Supreme Court. Now this is our course प्रयास, जिसमें आपको हर वो चीज़ जो आपको चाहिए है क्लैट पीजी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, वो आपको यहाँ पे मिलेगी. चाहे वो आपकी वीडियो की क्लासेस हो लाइव और रिकॉर्डेड, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो जो कि आपको आपकी डोर स्टेप पे मिलेगा, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या एक पर्सनल मेंटोरशिप हो जो कि बहुत ज़रूरी होती है किसी इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो आपको एक गाइडेंस दे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इन सब चीज़ों के लिए और बहुत सारे मॉक टेस्ट विच इज़ लाइक द की किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट. तो ये सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं. दिस इज़ द नंबर. कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप हम लोग को कॉल करें. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. नाउ कम्स द फर्स्ट केस, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में डिवीजन बेंच थी जस्टिस जोसेफ एंड जस्टिस नगराथन की. अब इसमें हुआ क्या था, ये केस सुओ मोटो कोर्ट ने लिया था. सुओ मोटो लेने का क्या मतलब होता है केस को,
यानी कि कोई भी कोर्ट में ये केस लेके नहीं आया था, किसी ने भी नहीं कहा था कोर्ट को, कोई पिटिशन नहीं फाइल हुई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप प्लीज इस केस को देखिए, जो कि आमतौर से होता है. बट दैट इज नॉट हाउ इट वाज डन इन दिस केस और इन एनी सुओ मोटो केस. सुओ मोटो केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें खुद लगता है कि ऐसी कोई भी चीज है कंट्री में जो कि उनको जिस पे डिसाइड करना चाहिए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है, उसका बीच में बोलना जरूरी है, और उससे रिलेटेड कोई केस फाइल नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से उस मैटर को उठाती है और उस पे अपनी डिसीजन देती है. तो इस केस में क्या था? The Supreme Court registered a suo motu case to curb the large number of possession and use of unlicensed firearms in the country. कोर्ट इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान था कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्म्स कैरी कर रहे हैं, जो गन्स और बाकी जो आर्म्स हैं वो कैरी कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया हुआ है. आपको अगर फायर आर्म्स कैरी करने हैं, यू नीड टू हैव लाइसेंस. ठीक है, आपको लाइसेंस इशू किया जाता है, आप तभी अपने पास गन्स रख सकते हैं. लेकिन कोर्ट ने ये नोट किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लाइसेंस नहीं लिया है और उसके बाद भी वो अपने पास आर्म्स रखे हुए हैं, जो कि अपने आप में इट्स इलीगल. तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि we have come across cases where there is a phenomena of use of unlicensed arm, बिना लाइसेंस के आर्म्स रखे हुए हैं लोग, in commission of serious offenses. This is very disturbing. ना ही सिर्फ वो लोग अपने पास अनलाइसेंस्ड आर्म्स रखते हैं, बल्कि उससे ऑफेंसेस भी कमिट करते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर कोई किसी पे गोली चलाएगा तो सीरियस ऑफेंस ही होगा. इट विल most likely result into murder or at least culpable homicide, या तो फिर grave injuries होंगी. So वही कोर्ट ने कहा कि ये चीज बहुत डिस्टर्बिंग है कि आप बिना लाइसेंस के आर्म्स रख रहे हैं लोग अपने पास. Unlike the Constitution of United States, where the right to bear firearms is a fundamental freedom, in the wisdom of our founding fathers, no such right has been conferred on anyone under the Constitution of India. कोर्ट ये कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मानता है कि अपने पास आर्म्स रखना एक इंसान का फंडामेंटल फ्रीडम का पार्ट है. लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा कोई राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. तो कोई भी अपने पास आर्म्स नहीं रख सकता है जब तक कि वो लाइसेंस ना हो. उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं बनता. The matter relating to regulation of firearms is governed by a statute. कौन सा? Arms Act 1959. कौन सा वो एक्ट है, कौन सा वो स्टैचूट है जो रेगुलेट करता है फायर आर्म्स अपने पास रखने को? Arms Act 1959. It is of the greatest significance to preserve the life of all. That resort must not be made to unlicensed firearm. हर कोई अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करे, ये ठीक है, ये सबका राइट है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पास बिना रजिस्टर्ड, बिना लाइसेंस्ड आर्म्स रखने लगे अपने को प्रोटेक्ट करने के नाम पे. इन पर्टिकुलर, इफ अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स आर फ्रीली यूज्ड, दिस विल साउंड द डेथ नेल ऑफ रूल ऑफ लॉ. कोर्ट ये कह रहा है कि अगर लोग अपने ही हिसाब से गन्स वगैरह खरीद के अपने घर में रखने लगेंगे, उसकी कोई परमिशन नहीं होगी उनके पास, उसका कोई लाइसेंस नहीं होगा, और वो उसको यूज करेंगे आराम से, तो रूल ऑफ लॉ तो चला ही जाएगा. हर कोई एक दूसरे पे गोलियां चला रहा होगा. We deem it appropriate, therefore, to make use of this case to ascertain and do whatever may be necessary so that the problem of unlicensed firearms are firmly dealt by the authorities. तो कोर्ट ये कह रहा है कि भाई ये जो अथॉरिटीज हैं ये इस पे कड़े से कड़े एक्शंस लें, जो सही बनता है, जो इन लोग को लगता है कि उन लोग को करना चाहिए है, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई भी इस तरह से अनलाइसेंस्ड आर्म ना यूज करे, वो चीजें अथॉरिटीज को करनी चाहिए. द रिस्पोंडेंट यानी कि स्टेट इस केस में will accordingly place an affidavit before this court as to the number of cases it has registered under the Arms Act or under any other law enabling it to do so for the possession and use of any other aspect relating to unlicensed firearms. तो कोर्ट ने कहा
कि आप हमारे सामने एफिडेविट ला के रखिए और बताइए कि कितने लोगों के पास रजिस्टर्ड आर्म्स हैं अंडर द आर्म्स एक्ट या किसी और भी लेजिस्लेशन के अंडर। अब आता है सुनीता पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें सिंगल जज बेंच थी, जस्टिस शेखर कुमार यादव। इसमें फैक्ट क्या था? इसमें ये था कि सेक्शन 482 सीआरपीसी में जो यहाँ पे सुनीता पांडे हैं, द रिस्पोंडेंट और द एपेलेंट ओवर हियर, वो आती हैं कोर्ट में और कहती हैं कि भाई हमें गैंग रेप के केस में वन ऑफ द अक्यूज्ड रखा गया है। अब क्योंकि सुनीता पांडे बीइंग अ वुमन, वो कहती हैं कि भाई हमारे ऊपर तो ये लगता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में रेप का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इट इज समथिंग जो कि एक वुमन के अगेंस्ट ही किया जा सकता है, यानी विक्टिम हमेशा वुमन होगी एज पर इंडियन लॉ आईपीसी, और जो अक्यूज्ड है, ठीक है, जो कल्प्रिट है, वो हमेशा मेल होगा। जो हमारे रेप लॉ की डेफिनेशन है वो ये प्रिज्यूम करके चलती है। ये काफ़ी डिबेटेबल रहा है, बहुत अरसे से डिबेटेबल रहा है और इस पे अभी भी डिबेट चलती है। और इसी को लेके ये आई सुनीता पांडे कि भाई हमको रेप के चार्जेस में आप कैसे रख सकते हैं, आई बीइंग अ वुमन कैन नॉट रेप अंडर दी एज पर दी इंडियन लॉ। तो इनको क्या हुआ था, इनको समन किया गया, यानी इनको बुलाया गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा, जहाँ की इनके ऊपर ट्रायल चलाना था 376D यानी कि गैंग रेप और 212 आईपीसी। ठीक है, ये था कि भाई इन सब ने साथ में मिलके और रेप किया है। तो ये कह रही थी कि ये तो हो ही नहीं सकता है ऑन अ 15-year-old गर्ल। तब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जो 375 है, यानी जो रेप की डेफिनेशन देता है, उसमें तो ये साफ है कि रेप कैन ओनली बी डन बाय अ मैन एंड नॉट बाय एनी वुमन। ठीक, लेकिन ये सेम डेफिनेशन 376D में नहीं दी है, जो कि गैंग रेप से डील करता है। द टर्म पर्सन यूज्ड इन द सेक्शन शुड नॉट बी कंस्ट्रूड इन अ नैरोड सेंस। यहाँ पे पर्सन यूज किया है, और पर्सन का मतलब है कि कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, कुछ भी आ सकता है। पर्सन का मतलब मैन नहीं है। द वर्ड पर्सन इज ऑल्सो डिफाइंड इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उसका अगेन पर्सन का वहां पे भी यही मतलब है कि एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, मैन और वुमन और चाइल्ड, कुछ भी। ठीक है, As such, a woman cannot commit the offense of rape. वो रेप कर नहीं सकती है on another girl according to the law, Indian law. But if she facilitated the act of rape with a group of people, then she may be prosecuted for gang rape. उसे खुद रेप नहीं किया, लेकिन उसे फैसिलिटेट किया। उसे फॉर एग्जाम्पल वो दरवाजे पे खड़े होकर देख रही थी कि पुलिस ना आए या कोई रोकने ना आए, या उसको रेप के बाद उसने उस बॉडी को छुपाया है, उसको पता है कि ऐसा किया जा रहा है, तो फिर वो गैंग रेप के अंडर पनिशेबल होगी। ठीक है, अब और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत क्लियरली बताता है कि डिफरेंस क्या है रेप और गैंग रेप की डेफिनेशंस में। ठीक, अब आता है शंकर कुमार झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये था डिवीजन बेंच, जस्टिस आभा ओका एंड जस्टिस अमानुल्लाह। अब इसमें फैक्ट्स क्या हैं? इसमें क्या हुआ था कि एक जो इसमें पेटिशनर्स हैं, उन्होंने पेटिशन डाली थी आर्टिकल 136 में, SLP थी, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पटना हाई कोर्ट को बोले कि भाई जो आपके पास रिट पेटिशंस है ना, वो आप जल्दी जल्दी डिसाइड कीजिए और टाइम बाउंड मैनर में। मतलब सुप्रीम कोर्ट उनको, हाई कोर्ट को, पटना के, बिहार के हाई कोर्ट को ये इंस्ट्रक्ट करे। तो कोर्ट ने कहा ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। इट मे बी नोटेड दैट हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड इज नॉट सबॉर्डिनेट टू दिस कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है। हम लोग किसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? हम लोग अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देता है। तो यहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, वो हमसे छोटा नहीं है, वो हमारे सबॉर्डिनेट नहीं है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस दें। एवरी हाई कोर्ट हैज अ डिफरेंट सिनेरियो जब पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात आती है। इट इज अल्टीमेटली फॉर द कंसर्न्ड हाई कोर्ट टू फिक्स इट ऑन इट्स ओन। अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से वो केसेस लेगा जो पेंडिंग केसेस हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मान लें कि आपका केस है जो कि आपने हाई कोर्ट में डाला है, बिहार हाई कोर्ट में, और आपका केस नहीं लिया जा रहा है, तो आपके पास रेमेडी ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट आके कहें कि भाई टाइमली मैनर में उनसे कह दो कि डिसाइड कर दें। आपके पास सिर्फ ये रेमेडी है
कि आप उसी हाई कोर्ट में जाएं और कहें कि भाई हमारा जो केस है उसको पहले सुन लो, प्रायोरिटी दे दीजिए हमारे केस को। दैट इज ऑल यू कैन डू। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हो कि जरा डायरेक्शन दे दो। अब आता है पंचम लाल पांडे वर्सेस नीरज कुमार मिश्रा। अब क्या था, बेंच इसमें है डिवीजन बेंच, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम एंड जस्टिस पंकज मित्तल। इसमें क्या कहा गया, इसमें कोर्ट ने बहुत बेसिक सी बात कही जो कि इट कैन बी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिव्यू क्या होता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो रिव्यू है, द प्रोविजन ऑफ रिव्यू, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम स्क्रूटनाइज करें बैठ के कि जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन दिया गया था वो सही था कि नहीं था। हम पूरे डिसीजन को रिविजिट नहीं करते हैं कि एक चीज एक है शुरू से फिर से ट्रायल करें, नहीं। उसमें सिर्फ ये होता है कि मतलब एट द फेस ऑफ इट, जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, एट द फेस ऑफ इट कोई एरर तो नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ने केस पढ़ा गैंगरेप वाला, मान लेते हैं गैंगरेप नहीं था, ये सिर्फ रेप था, उसमें आपने उठा के एक वुमन को पनिश कर दिया। अब ये तो ऑन द फेस ऑफ इट एरर है ना, ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये तो अलाउड ही नहीं है इंडियन लॉ के अंदर। तो फिर ऐसे में रिव्यू किया जाएगा और ऐसे एरर्स को देखा जाएगा। शुरू से एंड तक ये नहीं देखा जाएगा कि क्या ट्रायल सही से हुआ या नहीं हुआ, या फाइनल डिसीजन सही था कि नहीं था। पूरा का पूरा डिसीजन स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता। तो क्या बोला है कोर्ट ने, एक बार पढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ रिव्यू इज नॉट टू स्क्रूटनाइज द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन, rendered rather to correct the error, अगर कोई error है, which is visible on the face of record without getting into as to whether there is a possibility of another opinion different from the one expressed. ये नहीं देखेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि उसने खून किया हो, इसने नहीं, इसने किया हो, उसने नहीं, ये नहीं देखेंगे हम लोग रिव्यू में बैठ के। अपील नहीं है ये रिव्यू है। इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि क्या बहुत एपरेंट है कि अरे ये इस हाई कोर्ट को नहीं है, उस हाई कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था। इस तरह का कोई भी इशू है जो बहुत ही एपरेंट है तो ही आप रिव्यू में जाएंगे। अब आता है हेमलता वर्सेस हेमंत कुमार। इसमें अगेन बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि जो सर्विस ऑफ नोटिस है ऑन वन पार्टी टू अनदर, एक पार्टी को अगर हम लोग सर्विस दे रहे हैं नोटिस का कि भाई तुम्हारे पर केस हो गया है, तुम्हें इस तारीख तक आना है, तुम्हें रिटन स्टेटमेंट लाना है, तुम्हें अपना रिप्लाई देना है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है नोटिस के तौर पे, ये आप व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अगर सिर्फ दे रहे हैं देन इट इज नॉट वैलिड। तुम सिर्फ किसी को एक ईमेल या व्हाट्सएप करके कि ये आपके अगेंस्ट नोटिस आया है, ये व्हाट्सएप कर देना इज नॉट इनफ। As per affidavit of Dusty Service, the notice is served on the sole respondent through WhatsApp, which is not valid mode of service as per rules. तो ये कहा है रजिस्ट्रार कोर्ट ने कि भाई सिर्फ सर्विस उस पर कर देना WhatsApp पे, ये वैलिड नहीं है। पी शिव कुमार वर्सेस स्टेट। इसमें डिवीजन बेंच है, जस्टिस गवई एंड जस्टिस विक्रमनाथ। इसमें एपेलेंट जो था, जो हस्बैंड है and he married the wife, the woman who was obviously the wife, जो रिस्पोंडेंट है इस केस में 2003 में इन लोग की मैरिज हुई। मैरिज के बाद बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, उस डिस्प्यूट के बाद वो लोग अलग हो गए। जो वाइफ थी उसने जाके कन्याकुमारी के पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हुआ कि भाई निकल के आया कि 498A के ऑफेंसेस और सेक्शन 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर ऑफेंसेस किए गए हैं। किसने किए हैं? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन लोग के अगेंस्ट जो है वो चार्जशीट फाइल की गई। अब कोर्ट ने क्या कहा, पूरे उसमें डिस्कशन हुआ और कोर्ट ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 498A है, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट लगता है? हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। अगर आपकी शादी ही नल एंड वॉइड है, इफ योर मैरिज इज नॉट एज पर लॉ, एज द लॉ रिकॉग्नाइजेज इट, इट इज नल एंड वॉइड, तो फिर आप 498A का चार्ज नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक हस्बैंड और उसकी फैमिली पे लगना है। जब हस्बैंड ही नहीं है तो 498A का चार्ज कैसे लगाएं? अनडिस्प्यूटेडली द मैरिज बिटवीन एपेलेंट नंबर 1 यानी आप जो हस्बैंड था एंड वाइफ हैज बीन फाउंड टू बी नल एंड वॉइड। इस केस में यही हुआ कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये तो मैरिज ही नहीं थी। जब मैरिज ही नहीं थी तो 498A IPC लग ही नहीं सकता बिकॉज देयर वाज नो हस्बैंड।
As such, the conviction under Section 498A would not be sustainable in view of judgment of this court. ये चीज पहले किसमें हेल्ड की गई है? शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ये केस है जिसमें ऑलरेडी कह दिया गया है कि भाई 498 है, आप तभी लगा सकते हैं जब आपकी जो मैरिज है वो वैलिड है और नल एंड वॉइड नहीं है. अब आता है सुशील राघव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये है 3 जजेस बेंच. इसमें क्या है और बेंच क्या है? जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस PS नारासिम्हा एंड जस्टिस पर्दीवाला. कोर्ट ने इसमें ये कहा कि जो NGT है वो जब कोई ऑर्डर देती है, ठीक है, वो कोई भी ऑर्डर जब देती है तो उसे एग्जीक्यूट करवाने का भी उसी के पास राइट है. ठीक है, तो जैसे कोई और कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराता है, एग्जीक्यूट करवाता है, वैसे ही NGT भी करवाएगी. ऐसा नहीं है कि NGT उसके बाद किसी और को भेजेगी, किसी और अथॉरिटी को या किसी और कोर्ट को, कि अब भाई हमने ऑर्डर तो दे दिया, एग्जीक्यूट करा दो. नहीं, कोर्ट ने क्या कहा? द NGT हैज पावर अंडर सेक्शन 25 टू एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर्स एज डिक्रीज ऑफ अ सिविल कोर्ट. किस तरह से होगा? जैसे कि सिविल कोर्ट की डिक्री. Section 26 is comprised in Chapter 4, which deals with the penalty for failure to comply with the orders of tribunal. अगर आप ऑर्डर नहीं फॉलो करते हैं ट्राइब्यूनल का, आपके ऊपर पेनल्टी पड़ती है. इसका मतलब है कि अगर ट्राइब्यूनल पेनल्टी चार्ज कर सकता है उसका एग्जीक्यूशन ना होने पे, तो वो एग्जीक्यूशन भी करवा सकता है. The tribunal is interested with a wholesome power to ensure that the orders are complied with. तो उसके पास सारी पावर्स हैं, वो एग्जीक्यूट कराए, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो पेनल्टी भी लगा सकता है. अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वर्किंग रिसेंटली टुवर्ड्स मेकिंग सुप्रीम कोर्ट एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज. ठीक है, तो देयर आर पीपल जो कि सेम लेवल ऑफ विजन के साथ नहीं देख सकते, सेम लेवल ऑफ हियरिंग के साथ नहीं सुन सकते. ठीक है, तो और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं. तो लॉ तो उन पे भी अप्लाई होता है इंडिया का. ठीक है, उनके ऊपर भी जो प्रिंसिपल है दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, वो अप्लाई करता है. तो अगर ये सब अप्लाई करता है, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं अपना कोई केस लेके, उनको जो लॉ है इंडिया में वो पता होना चाहिए. तो फिर ये हम लोग का भी ड्यूटी है कि हम लोग लॉ को उनके लिए एक्सेसिबल बनाएं. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, एंड दे आर वंडरफुल स्टेप्स, कि जो भी जजमेंट्स हैं वो सबके लिए एक्सेसिबल हो, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सबके लिए एक्सेसिबल हो. ठीक है, अभी उससे रिलेटेड हम लोग एक और न्यूज़ देखेंगे. राइट नाउ वी विल सी दिस. तो लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है. तो जो भी हियरिंग हो रही है कोर्ट में, ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बेंच ने कुछ कहा, लॉयर ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, तो वो सारी चीज़ें लिख के आएगी स्क्रीन पे. एक स्क्रीन है, उसके ऊपर लिख के आएगा जो कोर्ट में चल रहा है. तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो उसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये जो लाइव ट्रांसक्रिप्शन है अभी ट्रायल बेसिस पे ही शुरू हुआ है, और ये सिर्फ जो कोर्ट नंबर 1 है, चीफ जस्टिस का कोर्ट, उसमें अभी शुरू हुआ है. डिस्प्ले स्क्रीन एग्जिबिटिंग लाइव ट्रांसक्रिप्शन. लाइव ट्रांसक्रिप्शन मतलब जैसे जैसे बात होती जाएगी वैसे वैसे वो सामने ट्रांसक्रिप्ट होता जाएगा. A display screen exhibiting the live transcription of the court proceeding has been placed in courtroom 1, which faces the lawyers. Lawyers की तरफ face करता है वो. The Supreme Court also intends to publish transcripts of oral arguments on its website. तो कोर्ट जो है वो जो भी oral arguments होंगे वो भी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा. जैसे सारे जजमेंट्स हम लोग को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मिलता है, वैसे ही हम लोग को आर्ग्यूमेंट्स भी मिलने लगेंगे. TERES एक कंपनी है जो कि अभी तक की जितने भी आर्बिट्रेशंस होते हैं उसको भी ट्रांसक्रिप्शन, उसमें लाइव ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी होता है. तो वो दिस कंपनी टेरेस, आई होप दैट्स द प्रोनाउंसिएशन, ये कंपनी उसमें भी फैसिलिटेट करती है लाइव ट्रांसक्रिप्शन में. सेम कंपनी को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी यूज कर रहे हैं फॉर द लाइव ट्रांसक्रिप्शन थिंग. ठीक है, अब आता है कि जजेस अपॉइंट हुए,
फरवरी में हम लोग के 34 इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की. नंबर ऑफ जजेस टोटल कितने हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34. अब आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस राजेश बिंदल, who was previously the Chief Justice of Allahabad High Court, and Justice Arvind Kumar, who was the Chief Justice of Gujarat High Court, इनके अपॉइंटमेंट के बाद अब हम लोग की फुल वर्किंग स्ट्रेंथ हो गई है 34 जजेस. 34 सैंक्शन किया हुआ है. 34 के 34 जजेस आर नाउ इन द सुप्रीम कोर्ट वर्किंग. नाउ अगेन एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड एक ऑडिट करवाया जा रहा है. जो हम लोग के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि ज़रा सा आप ये देखिए और आप लोग ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लेस एक्सेसिबल बनाती हैं. अब इसका क्या मतलब है? चले हम ये मान लें कि हम लोग ने कोर्ट के अंदर इस तरह के प्रोविजंस बना दिए हैं कि इवन अगर कोई डिसेबल्ड इंसान है वो कोर्ट में बैठ के समझ सकता है कि क्या जजमेंट आ रहा है, क्या ऑर्डर आ रहा है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एंटर करना है सुप्रीम कोर्ट तक की, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव बीन टू सुप्रीम कोर्ट और एटलीस्ट फोटोज में देखा होगा, बाहर का जो गेट है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पे तो नहीं बेंचेस बैठती है ना, जजेस वहां तो नहीं बैठते. जजेस कहाँ बैठते हैं? कोर्ट रूम में बैठते हैं. उस गेट से लेके कोर्ट रूम तक की एक डिसेबल्ड पर्सन को जाने के लिए क्या प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइडेड है? क्या ये पॉसिबल है कि वो इंसान यहाँ से वहाँ तक जा पाए? ये हम कह रहे हैं कि हाँ सबके लिए इक्वल है आर्टिकल 14, आप आइए, आप अपना केस फाइल कीजिए. अरे बट केस फाइल कैसे होगा? वो हियरिंग के लिए आएंगे कैसे? तो उसके लिए एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट हो रहा है, जो कमेटी बनाई गई है. वो लोग देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रमाइस है क्या वो इंक्लूसिव है ऑफ पीपल, ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. क्या वो लोग आ सकते हैं? क्या वो लोग कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं? क्या वो रजिस्ट्रार्स के सामने की हियरिंग्स कर सकते हैं? इज ऑल दैट पॉसिबल? एंड ऑल्सो फॉर द लॉयर्स, क्योंकि इवन लॉयर्स कैन बी डिसेबल्ड, तो क्या वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे? The aim of the audit is to ensure accessibility in the justice system and understand the hardship faced by persons with disability in their interface with the Supreme Court of India. ये समझना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हार्डशिप हैं जो persons with disability फेस करते हैं. The committee headed by, ये कमेटी कौन हेड कर रहा है? Justice Ravindra Bhatt has mandate to conduct an accessibility audit जो कि फिजिकल एज वेल एज फंक्शनल एक्सेसिबिलिटी को देखेंगे. फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, वहां तक पहुंचना. फंक्शनल एक्सेसिबिलिटी अब पहुंच तो गए, लेकिन आप आगे की बात हम कैसे बताएं? चलें सारा स्लोप्स बना दिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक डिसेबल्ड पर्सन गेट से लेके अंदर कोर्ट रूम तक पहुंचे, ये आपने पूरा बना दिया. अब वहां पे व्हाट इफ अ पर्सन कैन नॉट स्पीक, what if a person cannot see, what if a person cannot hear, क्या उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस ले सकता है? ये है फंक्शनल एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो ऑडिट है वो देखेगा. The committee has released the questionnaires on Supreme Court's website to collect inputs from all stakeholders to assess the nature and extent of the problem faced by persons with disability in navigating Supreme Court facilities. इसी के चलते, ये ऑडिट के ही चलते क्वेश्चनायर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे हैं, जो कि ये एसेस करने के लिए कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट आने में. सो इफ एनीबडी ऑफ यू is eligible to open those questionnaires and fill them, then please do. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो ठीक हो पाए. So that's all. That is where your month of February would end with respect to the updates. Thank you so much. Join our courses and have a great day. Bye-bye.